Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our social studies, social science book of 8th class। हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 8th क्लास की सोशल साइंस बुक विच नेम इज सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 3rd। In the 8th class there are 3 books in social science subject। 8वीं क्लास में सोशल साइंस सब्जेक्ट में 3 बुक्स हैं। वी हैव कंप्लीटेड 1 लेसन फ्रॉम फर्स्ट बुक में से हम लोग 1 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी आर स्टडिंग द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस सेकंड बुक। और हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा फर्स्ट लेसन इस सेकंड बुक में से। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू यूज 3 सेपरेट नोटबुक्स फॉर दीज 3 सेपरेट बुक्स। इन तीनों अलग अलग बुक्स के लिए आपको 3 अलग अलग नोटबुक्स यूज करनी है। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन। आइए शुरू करते हैं लेसन का अगला हिस्सा। एज यू नो द लेसन नेम इज, जैसा कि आपको जानकारी है लेसन का नाम है भारतीय संविधान एंड वी आर स्टडिंग अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस लेसन। हमारे भारतीय संविधान के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस लेसन में। एंड आई हैव पोस्टेड 5 वीडियोज ऑफ दिस लेसन ऑलरेडी। इस लेसन के 5 वीडियोज में पोस्ट कर चुका हूं पहले ही एंड इट इज द 6th वीडियो ऑफ दिस लेसन। और आज का ये वीडियो 6th वीडियो है इस लेसन का एंड वी आर स्टडिंग, और हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान के विभिन्न आयाम। हम लोग संविधान के विभिन्न आयामों के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला आयाम था संघवाद, दूसरा आयाम इसका संविधान का था संसदीय शासन पद्धति, तीसरा आयाम जो हमने पढ़ा था वो था शक्तियों का बंटवारा, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संविधान का चौथा आयाम मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो नागरिकों को दिए गए हैं संविधान के द्वारा और उनको कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई छीनता है, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय के पास जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है। तो ये एक सिस्टम हमारे संविधान ने बनाया है और मौलिक अधिकार दिए गए हैं सभी नागरिकों को। तो आइए पढ़ते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाती है, क्योंकि ये जो अधिकार देश के नागरिकों को, प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं संविधान के द्वारा, ये एक आत्मा इसलिए कही जाती है क्योंकि यही एक असली हथियार है एक आम आदमी के पास। वरना जितनी भी व्यवस्थाएं संविधान के द्वारा बनाई गई है वो भले ही काम करे या न करे, लेकिन ये अधिकार हर व्यक्ति को दिए गए हैं। हर व्यक्ति इन अधिकारों का उपयोग कर सकता है। इनको संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है, इन मौलिक अधिकारों को। औपनिवेशिक शासन, अंग्रेजों ने जब भारत पर शासन किया उसको औपनिवेशिक शासन कहते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं हमारे अतीत वाली बुक में कि अंग्रेज लोग जिन देशों पर अधिकार किया हुआ था उनको वो अपना उपनिवेश कहते थे और उस शासन को औपनिवेशिक शासन कहते थे। तो औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था कि औपनिवेशिक जो शासन हुआ, अंग्रेजों का शासन जब भारत में रहा और कानून या संविधान बनने की जो प्रक्रिया है वो भी उस समय शुरू हो गई थी, तो कई ऐसी बातों से संविधान लिखने वाले लोग आशंकित थे। उनको कई प्रकार की आशंकाएं थी राज्य को लेकर के कि क्या पता किस तरह की सिचुएशन, किस प्रकार की स्थिति पैदा हो। सरकार भी हो सकता है कि अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करें। तो जो राष्ट्रवादी लोग थे उनके मन में राज्य को लेकर के कई प्रकार के संदेह थे। इसीलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए कि राज्य की जो सत्ता है
जो सरकार में जो लोग बैठे रहते हैं, अभी कल हमने देखा सत्ता का दुरुपयोग, मैं प्रासंगिक एक चीज से जोड़ना चाहूंगा आपको। कल देश के अंदर एक जिसको लोकतंत्र की हत्या कह सकते हैं या अधिकारों का दुरुपयोग कह सकते हैं, जो बात हम पढ़ रहे हैं, जिसकी आशंका थी संविधान लिखने वालों को, आखिर वही घटनाएं कई अभी देखने को मिलती है। एक अभिनेत्री जिसने कुछ विषयों पर महाराष्ट्र की राज्य सरकार का विरोध किया, तो राज्य सरकार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसको व्यक्तिगत टारगेट करते हुए उसके मकान का एक हिस्सा ध्वस्त कर दिया और भी उसको आतंकित और परेशान करने के लिए और भी कदम उठाने की कोशिश कर रही है। अगर कंगना, मैं बात कर रहा हूं कंगना रनावत अभिनेत्री की बात कर रहा हूं मैं, कंगना रनावत को अगर मौलिक अधिकार नहीं दिए होते संविधान ने, तो वो शायद कुछ नहीं कर पाती उस राज्य की सत्ता के सामने। वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट में गई, हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दिया। उसके जिस फ्लैट में वो रहती है उस पर भी तोड़फोड़ करने की कोशिश राज्य सरकार ने की, लेकिन कोर्ट ने उस पर भी स्टे दिया हुआ है। तो ये कुछ मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं नागरिकों को, ये नागरिकों की रक्षा करते हैं जब राज्य की जो सत्ता है वो अपना अधिकारों का दुरुपयोग करती है। तो राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। मौलिक अधिकार क्या करते हैं? ये राज्य की जो सत्ता होती है, जो सरकार होती है, क्योंकि सरकारें तो बदलती रहती है, तो राज्य की सत्ता निरंकुश नहीं हो जाए। निरंकुश यानी जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं हो, जो मनमानी करे। राज्य की सत्ता के निरंकुशता से, निरंकुश इस्तेमाल से, सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाने के लिए लोगों को ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के द्वारा। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो अगर कोई ये पूछता है कि मौलिक अधिकार किस लिए दिए गए लोगों को, तो राज्य की सत्ता की मनमानी और निरंकुशता से आम आदमी को बचाने के लिए ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे, भारत में कई ऐसे लोग हैं जो कम संख्या में हैं, वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। तो विभिन्न अल्पसंख्यक भी ये चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की भी रक्षा कर सके। जो कम संख्या में है भारत में, जो लोग, जो समुदाय, वो उनको ये आशंका थी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम कम हैं तो हमारे को दबा दिया जाए, या हमें बराबरी का दर्जा नहीं मिले, या हमें अधिकारों से वंचित कर दिया जाए। तो उन लोगों की भी, जो संख्या में कम थे, उनकी भी ये मांग थी कि कुछ ऐसे अधिकार दिए जाएं जिनके कारण हम भी बच सकें, हमारा समूह भी बच सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है कि संख्या के आधार पर निर्णय नहीं होगा, जो बात होगी देश में वो सबके लिए बराबर होगी, किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे, सबके लिए समानता होगी। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। मौलिक अधिकारों का दोहरा उद्देश्य बताया उन्होंने, यानी दो उद्देश्य हैं इनके, एक उद्देश्य नहीं है, दोहरा उद्देश्य है इनका। पहला, हरेक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। एक उपयोग तो ये है, देखो मौलिक अधिकारों का दोहरा उपयोग बताया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उन्होंने कहा एक तो उपयोग ये है मौलिक अधिकारों का कि वो उसको जो अधिकार हैं वो उसके अधिकारों की वो दावेदारी कर सके। दावेदारी कर सके यानी वो दावा कर सके, वो अपने आप को बचाने के लिए कह सके, सामने आ सके, तो अपने अधिकारों की दावेदारी कर सके वो। एक तो ये उपयोग है इनका। दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। कानून कौन बनाता है?
कानून बनाती है सरकारें, कानून बनाती है संसद, कानून बनाती है विधानसभा। ये जो कानून बनाने वाली संस्थाएं हैं, ये भी उन मौलिक अधिकारों को ध्यान में रख करके ही कानून बनाएगी। इनसे हट करके कोई कानून नहीं बनेगा। कभी भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। मौलिक अधिकारों को दबा करके कोई कानून नहीं बना पाएगी कानून बनाने वाली संस्थाएं भी। तो मौलिक अधिकारों के दो उद्देश्य बताए गए। एक तो व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दावेदारी कर सके, दूसरा कानून बनाने वाली जो संस्थाएं हैं वो इनका उल्लंघन करके कोई कानून नहीं बना सके। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है। देखिए, दोनों चीजें होती है। अधिकार दिए जाते हैं ना किसी को, तो उसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिनका उपयोग कर सकता है वो, जिनका कोई हनन नहीं कर सकता। लेकिन साथ में देश के लोगों के कुछ कर्तव्य भी हैं। कुछ चीजें ऐसी भी है जो आम आदमी की जिम्मेदारी भी है। तो ऐसे कुछ एक खंड हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का है जो हम पढ़ चुके हैं अभी। तो दूसरा खंड एक नीति निर्देशक तत्वों का भी है। नीति निर्देशक तत्व अलग है और मूल कर्तव्य अलग है, वो अलग आएंगे। कर्तव्यों की जो मैं बात कर रहा था वो अलग आएगा आगे। अभी बात हो रही है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व यानी ऐसे तत्व, ऐसी बातें जो नीति बनाते समय ध्यान में रखी जाएगी हमेशा। नीति निर्देशक तत्व वो है जो नीति को निर्देशित करेंगे। ऐसी कुछ बातें जो नीति बनाते समय, देश की नीति नियम बनाते समय जिनको ध्यान में रखा जाएगा, ऐसे कुछ जो तत्व हैं, ऐसी कुछ जो बातें हैं वो नीति निर्देशक तत्व हैं। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड जो है वो नीति निर्देशक तत्वों का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सकें। ये अभी पूरी हो जाएगी ये सारी बातें। नीति निर्देशक तत्वों में जो चीजें हैं वो सबको अधिकार नहीं है। वो आने वाले समय में जो नीतियां बनाई जाएगी या अभी तक जो नीतियां बनाई गई है वो उन चीजों को ध्यान में रख करके बनाई गई हैं या बनाई जाएगी। तो ये ऐसे तत्व हैं जो गाइडलाइन है एक तरह से, जो ऐसी चीजें हैं जो नीति को बनाते समय ध्यान में रखी जानी चाहिए। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शन के रूप में हमेशा अपने सामने रखे। यानी भारत में जब भी कोई नियम बने, जब भी कोई कानून बने, गरीबी को उन्मूलन, गरीबी को दूर करने वाले नियम बनाए जाएं भारत में। लेकिन जो भी नियम बनाए जाएं उनको बनाते समय इन बातों को ध्यान में रखा जाए। उनको नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। अब यहां पर देखिए, ये नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले यह साइड में जो ये एक बॉक्स दिया हुआ है इसको भी हम पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार। देखिए, कई प्रकार के मौलिक अधिकार हैं लोगों के, उसमें से यहां पर 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। तो ये हमें जानने चाहिए। देखो, इनको आपको भी जानना चाहिए कि आपके क्या क्या अधिकार हैं, उनको कोई छीन नहीं सकता है। जिंदगी में कभी भी इन अधिकारों का कोई हनन करता है तो आप उनको प्राप्त करने के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। ये मौलिक अधिकार हैं जो हर नागरिक को दिए गए हैं संविधान के द्वारा। तो उनमें से पहला है समानता का अधिकार। इसमें क्या क्या चीजें आती है? कानून की नजर में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं होगा, भले ही वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, यानी महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई सी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सब में समानता रहेगी। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। सब लोग इन सब जगहों पर कोई भी जा सकता है,
किसी भी होटल में किसी भी धर्म के आदमी को मना नहीं कर सकते, किसी भी जाति के आदमी को मना नहीं कर सकते, किसी दुकान पे मना नहीं कर सकते किसी को, किसी खेल के मैदान पर जाने से किसी भी जाति धर्म या किसी भी लिंग के आधार पर किसी को मना नहीं किया जा सकता। सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, किसी भी लिंग और जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होगा रोजगार देने के लिए, नौकरी देने के लिए। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इसी किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है, यानी छुआछूत की किसी जाति को या किसी व्यक्ति को छूना नहीं, दूर रहना, वो ये भी अपराध घोषित है। ऐसा कोई नहीं कर सकता है कि किसी को छुआछूत करे किसी से या किसी को टच नहीं करे। अनटचेबिलिटी ये भी एक अपराध घोषित कर दिया गया है। दूसरा, पहला अधिकार हो गया समानता का अधिकार, दूसरा हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति यानी अपने मन की बातों को अभिव्यक्त करना, अपने विचारों को बोलना, अपनी बात को कहना, ये अभिव्यक्ति कहलाती है। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो अपने मन के विचारों को व्यक्त कर सके और भाषण यानी अपने मन की बात को भाषण के माध्यम से बोल सके। सब सभा और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कोई भी कुछ लोग मिलकर के अपना संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, सभा बनाने की स्वतंत्रता है। देश के किसी भी भाग में आने जाने कि कहीं पर भी कोई भी आ जा सकता है। अभी कंगना रनावत वाला केस हुआ, उसमें कंगना रनावत को वहां की राज्य सरकार ने कह दिया कि तुम यहां पर नहीं आओगी, तो वो भी डरती नहीं थी, उसने भी कह दिया कि मुझे देश के किसी भी भाग में जाने की स्वतंत्रता है, कोई मुझे रोक नहीं सकता है, और वो पहुंची है वहां पर। हालांकि उसको प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसको मौलिक अधिकार दिया है संविधान ने। देश के किसी भी भाग में कोई भी आ जा सकता है, किसी को भी कोई रोक नहीं सकता है। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने तथा कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार शामिल है। इसमें ये सारे अधिकार आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार किसी भी आदमी को बेचा खरीदा नहीं जा सकता। आदमी, औरत, बच्चा, किसी भी मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता। किसी को बेच नहीं सकते, किसी को खरीद नहीं सकता है कोई भी। जबरिया श्रम यानी जबरदस्ती किसी से मजदूरी नहीं करवाई जा सकती उसकी इच्छा के खिलाफ। और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। 14 साल से कम छोटे बच्चों को कोई मजदूरी पे, काम पे नहीं रख सकता है। अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया जाता है तो उसको सजा हो सकती है। ये अपराध है, ये शोषण कहा गया है, इसको शोषण की श्रेणी में माना गया है। अगर कोई मानव व्यापार करता है, आदमी, बच्चे, औरत को बेचता खरीदता है, तो वो शोषण कर रहा है उनका। जबरदस्ती किसी से मजदूरी करा रहा है कोई, तो वो उसका शोषण है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से अगर काम करा रहा है, मजदूरी करा रहा है, तो वो उसका शोषण है। काम करना मतलब घर में काम करना शोषण नहीं है, वो तो अपना कंट्रीब्यूशन है। कहीं आप ये सोचो कि घर में भी कोई काम कह दिया हमें तो वो शोषण हो रहा है हमारा। हर आदमी को अपन कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो परिवार हमें बहुत सारी चीज़ें देता है, तो हमें भी परिवार को देनी है। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो शोषण की परिभाषा में नहीं आता है। शोषण का मतलब ये है कि जबरदस्ती कराया जा रहा है, कोई कुछ दे ही नहीं रहा और फ्री में ही मजदूरी करा रहा है, तो वो शोषण होता है। इच्छा के विपरीत कुछ भी नहीं करा सकता है कोई किसी से। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। हर व्यक्ति अपनी जो इच्छा हो उसको वो धर्म अपना सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। नंबर 5 अधिकार है वो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई, धार्मिक हो चाहे भाषा के आधार पर हो, सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। यानी धर्म के आधार पर संस्थान वैसे तो मना किया हुआ है, लेकिन जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो संख्या में कम हैं,
वो अपने धर्म को बचाने के लिए धर्म के आधार पर भी शैक्षणिक संस्थान उनको खोलने की अनुमति दी गई है संविधान में। बाकी धार्मिक आधार पर शैक्षणिक संस्थान नहीं खोलना है, लेकिन अल्पसंख्यक लोग अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए वो अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। तो ये सांस्कृतिक यानी संस्कृति को बचाने के लिए और शैक्षणिक अधिकार दिए गए हैं, ऐसे अधिकार भी दिए गए हैं नागरिकों को। तो अल्पसंख्यक लोगों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन कई बार स्थिति ये बन गई है कि जिनको अल्पसंख्यक माना जाता है वो आज संख्या में बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा, तो वो अब अल्पसंख्यक रहे ही नहीं है कई राज्यों में। तो कई जब आजाद हुआ देश तो कई जातियां ऐसी थी जो उस समय कम थी संख्या में, तो वो अल्पसंख्यक में थी। लेकिन अब आज आजादी को इतने साल हो गए, 75 साल हो गए, तो अब वो जातियों की संख्या बढ़ गई कई जगह, वो अब अल्पसंख्यक है ही नहीं। तो ये भी एक परिभाषा समय समय पर इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि किस राज्य में कौन सी जाति अल्पसंख्यक है कौन सी नहीं है। तो अल्पसंख्यकों को जो सुविधाएं हैं वो उनको ही मिले। ये नहीं हो कि पहले कोई अल्पसंख्यक था आज वो नहीं है तो भी अल्पसंख्यक का लाभ ले रहा है, या कोई जाति है वो पहले गरीब थी अब नहीं है तो भी गरीबी का लाभ मिल रहा है उसको। तो इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन अल्पसंख्यकों की संस्कृति को बचाने के लिए और उनकी शैक्षणिक स्थिति को उन्नत करने के लिए ये कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। छठा बड़ा इंपॉर्टेंट अधिकार दिया गया है, यह है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, यानी अगर किसी को लगता है कि सरकार ने मेरे मौलिक अधिकारों का हनन कर लिया है, कोई भी अधिकार का हनन कर लिया है, शासन ने, प्रशासन ने, गवर्नमेंट ने अगर मेरे मौलिक अधिकारों का हनन किया है, अगर किसी को ऐसा लगता है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है। जैसे कंगना रनावत गई थी, मैं बार बार उसी का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अभी कल ही ये घटना हुई है और इसमें सारा ये अधिकारों के हनन का ही मामला है, और वो कोर्ट में जाकर के, न्यायालय में जाकर के उसने अपने अधिकार प्राप्त किए थे। वरना शासन, राज्य, वो तो उसका अधिकारों का हनन करने की कोशिश में था। दूसरे किसी का मकान नहीं तोड़ रहा है, केवल उसका एक का ही तोड़ रहे हैं। तो ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है। जो बात हो वो सबके साथ बराबर होनी चाहिए, समान रूप से होनी चाहिए। तो ये उदाहरण, प्रासंगिक उदाहरण भी हमारे ध्यान में रहने चाहिए। कोई भी जो करंट अफेयर्स होते हैं, जो सामयिक घटनाएं होती है, उनका भी नॉलेज होना चाहिए। ये जीके कहलाता है, जनरल नॉलेज, और ये आगे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी उपयोगी होता है। और एक जागरूक नागरिक के नाते भी हमें ये सारी चीज़ों से अपडेट रहना चाहिए। अब हम लोग ये कुछ क्वेश्चंस है ये करेंगे, तो ये आपको नोटबुक में करने हैं। लेसन का नंबर और नेम मेंशन करना ही है। अगर आपने कुछ रिटर्न वर्क कर लिया है इसमें तो वो आपको, फिर तो आपने लेसन का नंबर और नेम मेंशन कर ही दिया होगा। लेकिन अगर अभी तक कोई रिटर्न वर्क नहीं है तो लेसन का नंबर और नेम मेंशन करना न भूलें। और ध्यान रहे, एक बार मैं देख ही लेता हूँ कि कुछ आपको दिया है। हाँ, मैंने दे रखा है, ये टेबल दे रखी है आपको। तो ये अपन ने अलग से नोटबुक है, ये जो हमारे अतीत वाली बुक थी उसकी नोटबुक अलग है, इसकी नोटबुक अलग है। ये आपने कुछ वर्क तो कर ही रखा है इस लेसन का, इसलिए नेम और नंबर तो मेंशन कर ही रखे हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, ये आपको नोटबुक में करने हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ये प्रश्न लिखना है आपको नोटबुक में। पहली परिस्थिति क्या है, यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है, तो अभी अभी हमने पढ़ा है, देखिए ये कि 14 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। ये कौन सा अधिकार का हनन हो रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का हनन हो रहा है। तो ये यहाँ पर 13 साल का बच्चा है, 14 का नहीं हुआ है। ये 13 साल के बच्चा जो है वो कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है। तो यहाँ पर इस परिस्थिति में कौन से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो इसमें हो रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें आपको आंसर लिखना है, उत्तर, ये प्रश्न लिखना है फिर उत्तर। इस परिस्थिति में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ये लिखना है। फिर एक लाइन खाली छोड़ देना, फिर अगला प्रश्न लिखना। यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, तो वो किस अधिकार का
हो रहा है, तो ये देखिए समानता का अधिकार, अपने एरिया में काम करने से रोकता है। स्वतंत्रता, ये वो नहीं है, देखिए ये सेकंड आएगा इसमें, ये स्वतंत्रता। इसमें देखिए आप कि देश के किसी भी भाग में आने जाने, रहने और कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार है। यानी आप चाहे जिस देश के किसी भी भाग में जाके रह सकते हैं, वहां कोई भी काम धंधा कर सकते हैं। तो ये यहां पर जो बता रहे हैं कि दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से अगर कोई रोकता है, कोई राज्य, तो ये इस परिस्थिति में, यहां आपको लिखना आंसर में, इस परिस्थिति में ये स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया जा रहा है। ये दूसरा जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, इस परिस्थिति में स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया जा रहा है। ये दूसरा हो गया। तीसरा, यदि किसी जन समूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, यानी तेलुगु वैसे तो तमिलनाडु, उधर की आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु की राज्य की भाषा है, उस एरिया में बोली जाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी चीजों का प्रचार प्रसार कर सकता है, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकता है, उसकी संस्थान खोल सकता है उस संस्कृति का प्रचार करने के लिए। तो ये देखिए अपन ने पढ़ा था सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार में कि जो अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा, ये अल्पसंख्यक तो नहीं है, लेकिन इसमें अपन देखते हैं इसी में आएगा ये शैक्षणिक संस्थान खोलने का। अब ये जो ये है कि क्या पढ़ा था अपन ने कि तेलुगु माध्यम का स्कूल राजस्थान में, यदि किसी जनसमूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो उसको तेलुगु वाला जो है वो राजस्थान में अल्पसंख्यक हो गया एक तरह से, तो वो अल्पसंख्यक में आ गया यहाँ पर। यानी राजस्थान में वो तेलुगु वाला जो है वो अल्पसंख्यक है, तो वो यहाँ पर तेलुगु माध्यम की स्कूल खोलने से अगर कोई रोकता है तो वो उसकी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, हाँ इसमें सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अल्पसंख्यक वाला नहीं है इसमें, हाँ ठीक है वही है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का हनन किया जा रहा है उसके, क्योंकि इसमें लिखा है कि धार्मिक या भाषा, देखो संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई, यानी धार्मिक आधार पर भी अल्पसंख्यक और भाषाई आधार पर सभी अल्पसंख्यक, धार्मिक आधार पर भी यानी धर्म के आधार पर भी कोई अल्पसंख्यक हो या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो, तो राजस्थान में भाषा के आधार पर तेलुगु भाषा बोलने वाले तो अल्पसंख्यक ही होंगे। तो तेलुगु माध्यम का स्कूल अगर राजस्थान में खोलने से किसी को रोका जा रहा है तो वो उसके सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। तो इसमें आपको ये लिखना है कि इस परिस्थिति में सांस्कृतिक और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है या उसका हनन किया जा रहा है। अगली परिस्थिति क्या है लास्ट में, यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत, यानी फोर्स में, सशस्त्र बल यानी आर्मी, पुलिस फोर्स में, उनमें कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही है क्योंकि वह अधिकारी महिला है, तो महिला होने के कारण से अगर किसी को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, यानी उसको अपनी नौकरी में पदोन्नति नहीं मिल रही है, तो उसका आधार क्या है, महिला होने के कारण से उसको पदोन्नति नहीं मिल रही है, तो इसके कारण से उसको कौन से अधिकार से वंचित किया जा रहा है। देखो समानता का अधिकार में हमने पढ़ा था लिंग के आधार पर भी किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो यहां महिला होने के कारण से उसके साथ भेदभाव हो रहा है, तो लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है उसके साथ में, इसलिए उसके समानता के अधिकार का हनन किया जा रहा है। तो इस परिस्थिति में जब वो महिला है, इसलिए क्योंकि वह महिला अधिकारी है, तो महिला होने के कारण यानी लिंग के आधार पर उसको पदोन्नति नहीं दी जा रही है, तो इसमें उसके समानता के अधिकार का हनन किया जा रहा है।
ये आपको लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दीज 4 क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। आपको अपने नोटबुक में ये 4 क्वेश्चंस करने हैं। पहले आपको ये क्वेश्चन राइट डाउन करना है और फिर हर एक क्वेश्चन लिख करके उसका आंसर लिखना है कि कौन से अधिकार का उल्लंघन या हनन किया जा रहा है, और हर एक क्वेश्चन आंसर के बाद 1 लाइन ब्लैंक लीव करनी है। डियर स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान के आयाम कि संविधान में क्या क्या है। तो हम लोगों ने अभी मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा। अगला जो आयाम है संविधान का वो है धर्मनिरपेक्षता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर सभी धर्मों को समानता दी गई है, सभी धर्मों का आदर सम्मान किया जाता है। ये धर्मनिरपेक्षता संविधान का एक आयाम है जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक जो भी वर्क आपको दिया गया है उसको अच्छी हैंडराइटिंग में आप करें और सैटरडे को चेक करवाएं। और जो चीज़ें आती है इम्पोर्टेंट, जैसे कुछ अधिकार दिए गए, इनको याद करने की कोशिश करें। 6 अधिकारों को याद करें। कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को? तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये नाम याद होने चाहिए आपको, तो इनको भी याद करने की कोशिश करें, ये भी आपके काम आएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।